Today we will start new chapter, neural control and coordination. Second last chapter of 11th NCERT. Before that, muscular locomotion, MCQs, notes, सब complete हो गया क्या? Complete है? Fast reply करो. ओके बेटा, आज कंप्लीट कर लो. फिर वेडनेसडे को याद है ना, टेस्ट है, बोर्ड का टेस्ट है वेडनेसडे को, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. कल रिवीजन लेंगे हम कुछ पोर्शन का, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का. मे बी आफ्टरनून में क्लास रखेंगे या इवनिंग में रख लेंगे. किसी को कोई क्वेरी है? ओके, तो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड यू कैन सी कि यू कैन रिलेट इट विद कि हर एक चैप्टर में तुमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रिलेट किया ही है ऑलरेडी. क्लियर? मीन्स एनी फिजियोलॉजी इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नर्वस कंट्रोल. ओके, विदाउट द न्यूरल कंट्रोल. एंड जब वर्ड आता है, जैसे आज फर्स्ट लेक्चर है तो चैप्टर को समझोगे, तो वर्ड जो इसमें यूज हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इट मीन्स कि आप चल रहे हो, उठ रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, खुश हो रहे हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू under the neural control and it is performed by a coordinated manner. जब उसको coordinated way में फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तभी ओवरऑल पूरी बॉडी का एक सिंक्रोनाइजेशन, जिसको कहते हैं कि प्रॉपर वे में फंक्शन होना, सिंक्रोनाइज वे में फंक्शन होना, वो वहां पे हमें अचीव होता है. ओके, इसको हम डेली एक्टिविटी में अपने पूरे दिन भर के रूटीन में हम लोग देखते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं. इस चैप्टर में हम लोग इंक्लूड करेंगे न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. मतलब न्यूरल सिस्टम में क्या रहेगा, एनिमल किंगडम वाला पूरा डेवलपमेंट ऑफ नर्व फाइबर, नर्व न्यूरॉन्स एंड देन गैंग्लियन, देन ब्रेन, देन सिविलाइजेशन, देन ब्रेन, देन पूरा आपका पूरा फोर ब्रेन का डेवलपमेंट, वो वाला पोर्शन. एंड देन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो आप पूरा उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. देन न्यूरॉन्स को देखेंगे कि जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, दैट इज न्यूरॉन. क्लियर? फिर सीएनएस, मतलब हम ब्रेन वाले पोर्शन को, ब्रेन का पोर्शन, ब्रेन की एक्टिविटी, ब्रेन में जैसे अभी तक रीजन देखते आए हो ना कि पॉन्स मेडुला, कहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, कहाँ पे कार्डियक सेंटर है, कहाँ पे अभी आई नहीं पड़ा है, तो तुम लोग मतलब इस तरीके से ब्रेन के अंदर कौन सा सेंटर क्या रेगुलेट करता है, कौन कहाँ लोकेट है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में, विच इंक्लूडेड बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देन आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. मीन्स कोई भी चीज जो हम अनकॉन्शियस माइंड में करते हैं, जैसे जस्ट सपोज आप घर से निकल, आप घर में ही हो, बात करते करते, मम्मी पापा से बात करते करते आप अपने रूम की तरफ जा रहे हो, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है कि वहां पे तुम बहुत अटेंटिव, हाँ ऑल्दो ये नहीं कि लड़ते भिड़ते गिरते पड़ते चले जाओ, उतनी अटेंटिवनेस चाहिए, लेकिन यू नो वेरी वेल कि आपका रूम किस साइड है. क्लियर? इसी तरीके से नॉर्मली आप जब ड्राइव करते हो, स्कूटी चलाया या साइकिल चलाया, तो आप बहुत आराम से जानते हो कि हाँ आगे से जाने वाला दाहिना रोड, राइट टर्न लेंगे तो हमारे घर की तरफ रास्ता जाएगा. तो उस केस में हम बहुत अनकॉन्शियस माइंड में हम कुछ कुछ सोचते हुए, दिमाग में कुछ चलता है एंड वो सोचते सोचते हम वहां तक पहुंच जाते हैं. या जस्ट सपोज कि आप बात कर रहे हो किसी से और कुछ आपको मच्छर काटा, तो आपका अपने आप वहां पे हाथ चलता है. या जस्ट सपोज कुछ आपको टेम्परेचर जैसा चीज टच हुआ, कोई बहुत हॉट चीज आपके स्किन से टच हुई, तो भी एक आप अननोइंगली, मतलब इतना आप टाइम नहीं लेते हो कि उसको आप ब्रेन को सिग्नल भेजो और प्रोसेस करके वापस उस पर रिस्पॉन्स के लिए जाओ. तो वो सारा जो फंक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से होता है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्म. ओके, फिर आता है सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग. इसमें सेंसरी ऑर्गन्स आपको पढ़ने हैं, आई पढ़ना है, ईयर पढ़ना है, तो वो चीजें वहां पे देखते हुए आप पूरा ओवरऑल सब कंप्लीट होगा ये चैप्टर. तो एक लंबा थोड़ा सा चलेगा लेक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे.
अटेंटिव रहोगे तभी लिंक बना पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे लिंक ब्रेक होने के चांसेस हैं। ओके, सिंपल सी अगर हम बात करें तो ब्रेन के बारे में हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक एंड से दूसरे एंड तक, जिसकी मेन कहानी यह है कि कुछ सेंसरी ने सेंस करके आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है एंड उसको प्रोसेस करके एक्सेप्टर मॉलिक्यूल उस रिस्पॉन्स का जो भी प्रोसेसिंग आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा एंड देन रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, और ये सारी चीजें बहुत अंडर कंट्रोल हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन इसमें, जस्ट कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो इसमें बढ़ना घटना है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बिफोर दैट वी विल सी सम इम्पोर्टेंट ब्रेन फैक्ट्स जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे के लिए भी आपके लिए नेसेसरी है कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर? जैसे इसमें देखो, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। ब्रेन द 3 पाउंड इन यूनिवर्स, एक छोटा सा यूनिवर्स है 3 पाउंड का, जिसमें कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो आप अपने पूरे लाइफ में आप जनरेट करोगे वो सब आपके ब्रेन के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। इट इज पावरफुल, पावरफुल मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जितना इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसके अंदर जनरेट हो रहा है दैट इज एनफ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पावर टू अ लाइट अप अ बल्ब। तुम लोगों ने अभी न्यूज में सुना है क्या, एक न्यूज आ रही थी बीच में कि आर्टिफिशियल सन बनाया चाइना ने, कुछ सेकंड के लिए उसमें सन जैसी ऊर्जा थी उसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके का मतलब वो एक्चुअली वो उतना कंटिन्यू तो नहीं वर्क कर सकता, बट हमें क्या समझना है कि हाँ आर्टिफिशियली फॉर्मेशन, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमारे ब्रेन में इतनी जनरेट हो रही है कि उससे एक हम आर्टिफिशियली लाइट को इनलाइटन कर सकते हैं, बल्ब को जला सकते हैं। जैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक सर्किट वाले किए होंगे बचपन में, तो इलेक्ट्रिक वो बैटरी लिया होगा, सेल लिया होगा, उससे एनोड कैथोड बना के और देन वायर को छोटे वाले बल्ब से टच किया होगा तो वो बल्ब जलने लगता है। रिंगिंग बेल के एक्सपेरिमेंट आते हैं तो वो रिंग करने लगते हैं, बेल रिंग कर सकते हो। ठीक है, स्विच वाले एक्सपेरिमेंट बना सकते हो। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे स्टोर है उसको यूज करके हमने उस पावर को बल्ब कर लिया, उस इलेक्ट्रिसिटी से जो रिंग होने वाली बेल है उसको रिंग कर लिया। तो इस तरीके का जो आपको दिख रहा है उतनी ही पावर लगभग आपके ब्रेन में जनरेट होती है जिससे वी कैन इनलाइटन अ सिंगल बल्ब। फिर आपको दिया है 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 500 ट्रिलियन सिनेप्सेस, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। एक ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, 500 ट्रिलियन सिनेप्सेस प्रेजेंट है, मतलब उनके कनेक्शंस जो मेंटेन होते हैं सिनेप्टिक। अभी देखेंगे सब वन बाय वन देखेंगे, अभी बस हम ऐसे समझते जाते हैं। सिनेप्सिस एंड 300 माइल्स आवर पर स्पीड पर आवर की स्पीड से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं। इट इज बिजी व्हेन यू थिंक, ऐसा कभी भी नहीं है कि हार्ट की तरह ब्रेन भी आराम नहीं करता है। हार्ट लेकिन पंपिंग मशीनरी है, ब्रेन का इस तरीके का कोई पंपिंग नहीं है, लेकिन इट ऑलवेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, चाहे आप नींद में हो या आप चल रहे हो या आप बहुत आराम से हैं, आप एकदम परेशान नहीं है तो भी उसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। परेशान है, कोई चीज बहुत हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो ऑब्वियसली ब्रेन उसमें रोल प्ले कर रहा है। सी और मूव, एक सिंपल सी चीज, मैं यहाँ पे तो मैं इतनी बात कर सकती हूँ तुमसे कि पूरा लेक्चर इसी स्लाइड में खत्म हो जाए, बट फिर भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में समझते हैं इसको। सिंपल सी चीज तुम्हें बताते हैं, जब भी तुम जैसे जस्ट सपोज तुम अपने बालकनी के बाहर खड़े हो या छत पे खड़े हो तो तुम किसी एक जगह पे फोकस कर रहे हो, तुम्हें कोई एक ट्री दिख रहा है या तुमने देखा कि बहुत चिड़ियों का उड़ता हुआ झुंड जा रहा है, तुमने उसको देखा, वाह व्हाट अ ब्यूटी। या तुम मांडवी साइड चले गए और तुम समुद्र देख रहे हो। ठीक है, लहरें बहुत तेज, जैसे आजकल बहुत पानी बढ़ा हुआ है, लहरें बहुत तेज और पानी थोड़ा सा मडी टाइप का, मिट्टी मिट्टी जैसा हो रखा है। तो आप कभी नेचर को बहुत पसंद करते हो, कभी आपको कोई चीज बिजली कड़क रही है, कभी कोई चीज आपको फ्राइटन लगती है। ठीक है, तो यू कैन ऑब्जर्व, उस समय आप किसी एक चीज पे फोकस कर रहे होते, लेकिन लेकिन आपकी जो आई है ना, समझना अब मैं क्या बता रही हूँ, आपकी आई, जब मैं कहूँगी अब तुम देखो कि तुमको क्या क्या दिख रहा है,
तो तुम फोकस करोगे, अच्छा इधर ट्री है, इधर चाय, इधर वो कुछ भी सेलर लोग हैं, इधर बच्चे खेल रहे हैं, इधर समुद्र है, इधर ये, देन यू विल ऑब्जर्व मेनी थिंग। अगर मैंने तुम्हें ये टास्क दिया कि बेटा जरा ऑब्जर्व करके बताना वहां पे मान लीजिए चारों तरफ क्या क्या है, अदरवाइज तुम खुद से क्या कर रहे थे, कोई एक पॉइंट, या तो तुम्हें बैठना अच्छा लग रहा है, या तुम गाना सुन रहे हो, या तुम बातें कर रहे हो किसी के साथ हो, समझो, बस रिलेट करना। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में वो आंखें सब कुछ देख रही होती हैं जो तुम ऑब्जर्व करने के लिए मैंने तुम्हें बोला और तुमने फोकस किया। क्लियर? तो आपको नहीं पता होता है कि आपका ब्रेन क्या क्या देख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आप जो आंख से एकदम फोकस करके देखते हो वो आपको दिखता है, और वो आप सेंसर्स भेजते हो ब्रेन को कि अरे ये तो हवा अच्छी चल रही, अरे ये बिजली कड़क रही है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने। बट जो उस टाइम आप नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे वो भी चीजें आई देख रही थी, और वो सिग्नल भी ब्रेन को जाते हैं, एंड समहाउ वो कहीं ना कहीं प्रोसेस होके फिर आपको वो कभी ना कभी ड्रीम में आते हैं। तो एक सपनों का जो चीजें होता है कि ड्रीम में आपको कोई चीज क्यों दिखती है, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ थॉट, सम काइंड ऑफ व्यू जो आप अनकॉन्शियस माइंड में कभी देखे, कभी सोचे होते, या कभी आपको उठ के लगता है अरे ऐसा तो कभी हुआ था जो मुझे सपने में दिख रहा है। तो उस तरीके की चीजें होती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इट इज बिजी व्हेन यू थिंक, सी और मूव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रेस अमंग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। हर वक्त बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल की सप्लाई चलती रहती है। योर ब्रेन, ये बड़ा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योर ब्रेन इट गेट बेटर विद यूज। जितना आप यूज करोगे ना, जैसे कहते हैं ना ज्ञान, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, अगर मेरे सामने कोई और बहुत अच्छा है, जैसे मेरे एक सर हैं, उनसे मैं कोई चीज ऐसे पूछती हूँ, वो लोग कोर जूलॉजी के हैं, कोर बॉटनी के हैं, तो कोई मुझे ऐसी चीजें पूछनी होती है तो मैं बिना संकोच के उनको कॉल करती हूँ और पूछ भी लेती हूँ, सर ऐसा ऐसा चीज है, तो इसमें दोनों कंडीशन में कौन सी चीज को प्रायोरिटी देंगे। तो वो लोग बताते हैं किस कंडीशन में क्या देना है। तो उन्होंने जब मुझे ज्ञान दिया तो उनका ज्ञान कम नहीं हुआ। ठीक है, पैसा खर्च करने से जरूर कम हो जाता है, लेकिन ब्रेन को यूज करें, जितना ब्रेन को आप ट्रेन करते हो उतना ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। ऑल दो तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना है, जो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें नॉलेज दी गई है कि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मतलब बाय बर्थ आपको अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो मिले हुए हैं, उनके आप करोड़ों करोड़ों कनेक्शन बना सकते हो। जिसने जितने करोड़ कनेक्शन बना दिए हैं वो उतना आईक्यू वैल्यू में हाई हो जाता है। जो जितना डम्बू की तरह रहेगा, सोच ही नहीं रहा है, कुछ करना ही नहीं है, आलस है, ये वो, अरे ये क्या है, सुनना ही नहीं है, करना ही नहीं है, उसके कनेक्शन उतने कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी बने हुए कनेक्शन भी गायब हो सकते हैं एक टाइम में अगर आपने उसको रिपीटेडली ट्रेंड नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? क्यों? तो आपका ब्रेन, जैसे अब कोई छोटा बच्चा है उसको अपन बताते हैं धीरे धीरे, बेटा ये बॉल है, बेटा ये रेड कलर है, बेटा ये ग्रीन कलर है, आई क्या होती है, नोज क्या होती है, परेड लगा रहता है बच्चों का, छोटे बच्चों। कोई भी नया रिश्तेदार आ गया शुरू, बेटा बोलो ए बी सी डी, बेटा बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वो बेचारे उसी में लगे रहते हैं। ठीक है, आई कहाँ है बता दो, नोज कहाँ है, फिंगर कहाँ है, बहुत मजा आता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो एक तरीके से उनके ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है। वो अभी उनके न्यूरॉन्स को कोई कनेक्शंस बना के ऐसे नहीं भेजा गया है, सिंपली वो वहां पे प्रेजेंट है, डिवाइड कर चुकी हैं, सेल वहां पे फिक्स हो चुके हैं। नाउ दे स्टार्ट थिंकिंग, लर्निंग, आइडेंटिफाइंग, ऑब्जर्विंग, इम्प्रूविंग, दैट ऑल थिंग इज रिलेटेड, कि अब वो पूरी लाइफ प्रोसेस में चलेगा। इसलिए बोलते हैं अर्ली 5 years में अच्छी हेल्दी कैल्शियम रिच, विटामिन डी रिच और पूरा फाइब्रस रिच डाइट बच्चों को दे देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो ब्रेन का डेवलपमेंट वाले फेज में होते हैं। वही चीज जो तुम्हें मैंने बताया कि क्रैनियम एकदम लूज है, क्लियर, फिर धीरे धीरे क्रैनियम के सूचर्स बनेंगे, पूरा क्रैनियल बॉक्स आपका पूरा वॉल्ट बन जाएगा, पूरा फिक्स हो जाएगा, और उसके अंदर प्रॉपर ब्रेन का साइज डेवलप हो जाएगा। अब वो कनेक्शंस कनेक्शंस बना सकता है। समझ रहे हो? तो योर ब्रेन इट गेट्स बेटर विद यूज। अगर आपने जैसे क्रेनियल बॉक्स को ऐसे लो कि एक तिजोरी की तरह, क्रेनियम वॉल्ट बोलते हैं ना अपन, एक तिजोरी की तरह है, उसके अंदर हमारा बड़ा कीमती खजाना है ब्रेन। लेकिन अगर हम उस खजाने को यूज ही ना करें तो वो तो वहीं पे पड़ा ही रह जाएगा। ऑल ऑफ सडन सपोज कोई कि बहुत
अरबपति बंदा था, उसने कुछ रखा है ऐसी खुफिया चीज और किसी को बताई नहीं, और ऑल ऑफ सडन उसका एक्सीडेंट हो गया, वो चला गया, वो उसके साथ वो भी चीज खुफिया ही रह गई जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो ऐसा चीज तो करना नहीं चाहिए। तो अपने का क्या है कि जितना अपने पास ये कीमती खजाना है ब्रेन, उतने मल्टीपल इनके यूज करो, उसको स्टेबलाइज करो। उसी के रिजल्टेंट हमारी रीजनिंग, थिंकिंग, मैथमेटिकल लॉजिक, ये सारी एबिलिटी, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सब चीज ब्रेन से ही रिलेटेड है, और वो वहां पे जनरेट होना स्टार्ट कर देती है। ओके, इट इज अमेजिंग, द ब्रेन क्रिएट्स थॉट, ड्राइव्स इमोशंस एंड स्टोर्स मेमोरीज। ये दिल का खेल कुछ नहीं होता है, जो कहानी है, मेरा दिल ये जानता है, मेरा दिल वो मानता है, हम पूरे दिल से चाहते हैं कि तुम ऐसे हो जाओ, हम पूरे दिल से चाहते हैं कि तुम्हें सक्सेस मिल जाए, व्हाटएवर। लेकिन वैसा दिल का कोई रोल इसमें नहीं है। दिल सिंपली, हमने हार्ट सिस्टम में भी बोला था कि वो सिर्फ पंपिंग कर रहा है, उसको काम है ब्लड ब्लड पहुंचाना, वो तो खुद ही पूरे लाइफ में आराम नहीं करना है, तो वो इतना सोचने समझने का और इतना उसके पास फालतू काम नहीं है। बेचारा सारा केमिकल लोचा करता है ब्रेन, और बर्बाद होता है दिल। क्लियर? तो इट्स अमेजिंग, द ब्रेन क्रिएट्स थॉट, ब्रेन में थॉट क्रिएट्स होती है, ड्राइव्स होते हैं इमोशंस की, किस तरीके से इमोशंस आपको जो फील हो रहा है, जो आप कर रहे हो, डर लग रहा है, खुश हो रहे हो, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड स्टोर्स मेमोरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर भी बात करते हैं। जरा मैं फैक्ट खत्म कर दूं एक बार। इट्स रेजिलियंट, its neuroplasticity allows it to adopt the response to changes। जो रेजिलिएंट है, मतलब जो इसके अंदर चेंजेस है, जो आप नई नई चीजें ऐड करते जाते हो, वो बहुत अच्छे से ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है और अलाउ करता है चेंजेस को। क्लियर? एंड बदलता रहता है, बदलता रहता है। हो सकता है आपके छोटे पे बिहेवियर एग्रेसिव हो, और आगे धीरे धीरे आप बड़े समझदार हो गए, तो बच्चे, कोई रिश्तेदार जो 10 साल बाद आए हुए थे, अरे ये तो बड़ी समझदार हो गई है, पहले तो ये ऐसे नोचने को दौड़ती थी, बहुत जिद्दी थी। तो एक चेंज आया। क्लियर? तो उसको भी ब्रेन अलाउ करता है। इट्स अ वर्क हाउस, द ब्रेन वर्क्स 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक। मतलब वही कहानी है कि जब तक है जहाँ, तब तक ब्रेन चलता रहेगा, करता रहेगा। अब तुमको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कि मेमोरी वाले एंगल से कुछ बातें बताती हूँ। हम क्यों बोलते हैं रिवीजन के लिए, हम क्यों बोलते हैं फ्लो चार्ट के लिए? क्या क्या वो हम ऐसे ही बोलते हैं, या उसका कोई साइंटिफिक वैल्यू है? तो उसका बेटा साइंटिफिक वैल्यू है एक्चुअली। क्लियर? आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सर्टेन काइंड ऑफ जो भी चीजें ये जो आप कर रहे हो ना, चाहे ये थॉट की बात हो, चाहे इमोशंस की बात हो रही है, या आप रिस्पॉन्सेस की बात करो, दैट ऑल आर, जो इसका केमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज द बाय मीन ऑफ न्यूरो, उनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो के थ्रू जब वो सिग्नल्स पास ऑन हो रहे हैं, उस वक्त अगर आपने रिपीटेडली अपनी चीजें जो आपके ब्रेन में सेव हो रखी हैं, वो चीजें जो आप चाहते हो कि जैसे 2 2 4 आप कभी नहीं भूल सकते हो। एलम अपना नाम नहीं भूलेगी अभी, जब तक याददाश्त ना जाए। मनाली अपना नाम नहीं भूलेगी, आयुष अपना नाम नहीं भूलेगा, कोई अपना नाम नहीं भूलता। भीड़ में भी खड़े हो, अगर कोई बुलाया मनाली, तो मनाली पलट के देगी। वो मैटर बाद में करता है कि बुलाने वाला कौन है। ठीक है? तो कुछ चीजें हमारी मेमोरी में एकदम परमानेंट मेमोरी में जा चुकी हैं, वो हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस किसी भी टाइम हम उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है? अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप जस्ट सपोज किसी पर्सन की याददाश्त चली गई है, याददाश्त चली गई, तो वो मेमोरी कौन सी डिलीट हुई? वो रिश्तेदारों को नहीं पहचानेगा, वो रिलेटिव्स को नहीं पहचानेगा, वो अपने बारे में उसको कुछ याद नहीं रहेगा। अब अलग अलग लेवल की होती है, लेकिन हम थोड़ी फिल्मी अंदाज में कम बात करेंगे। ठीक है? एकता कपूर के सीरियल की तरह नहीं कि आज याददाश्त किया और वो क्या क्या नाम है सीरियल का, जो पता नहीं कितने साल से आ रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पता नहीं कितनी बार मरते हैं, जिंदा होते हैं, कितनी बार याददाश्त जाती है, कितनी बार याददाश्त वापस आती है। ठीक है? तो उस तरीके की कोई फिल्मी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर याददाश्त गई है किसी पर्सन की, एक्सीडेंट है, इट मीन्स कि उसके अंदर वो उस मेमोरी के न्यूरो तो हैं, लेकिन वो ट्रांसमीटर अभी सिग्नल देना उसको बंद कर चुके हैं। क्लियर? तो उस केसेस में क्या होगा, वो ये भूल सकता है कि हाँ कौन क्या है, लेकिन वो ये नहीं भूलेगा कि वो लड़का है, वो लड़की है, या सामने वाली औरत है, वो आदमी है, ये डॉक्टर है, ये इंस्पेक्टर है, ये रोड है, ये घर है, ये सारी चीजें वो नहीं भूलता है।
क्लियर? ये पानी है, ये दूध है, ये खाना खाया जाता है, मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को ट्रेंड किया गया था, उस तरीके की ट्रेनिंग देने की उसको नीड नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? तो ऐसी जो चीजें हैं ये सभी कहाँ हैं? ये सभी अनकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी में सेव हो रखी है। अब बात आती है कि कोई चीज अगर आपने नहीं रिवाइज की, तो जिस तरीके से आपका मोबाइल फोन है मेमोरी फुल का वार्निंग देता है, उसी तरीके से जब आप सो रहे होते हो तो आपका ब्रेन वर्क करता है और वो चेक करता है ये सभी चीजें। जैसे आज आपको मैं ब्रेन पढ़ा रही हूँ, तो एक अलग न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट हो रहे हैं खुद ही ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर को आपके एक पैकेट में रख लिया। क्लियर? आपने सपोज डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, बाद में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसके पैकेट्स बने हुए हैं, लेकिन आपने इसको रिवाइज नहीं किया। तो अब ब्रेन का भी सिस्टम है, ब्रेन चेक करता है कि कौन वो यूज नहीं कर रहा है, कोई कौन से न्यूरोट्रांसमीटर बार बार रिलीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला बहुत टाइम से इसने यूज नहीं किया और जगह भर रही है, ऐसा करो आज रात को इसके सपने में ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दो और ये खत्म हो जाएगा। अब देखो बेटा, जो तुम्हें भूलती है ना चीजें कि अरे ये पढ़ा तो था लेकिन कुछ भी नहीं याद है, ईमानदारी से पूछना अपने से कि कभी उसको रिवाइज किया था क्या? वो पैकेट्स तुम्हारे ड्रीम टाइम में बॉडी ने, ब्रेन ने निकाल दिए हैं, तुम्हारे ब्रेन में वो है ही नहीं। नाउ यू हैव टू री राइट रीड रीड, आपको सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा उस चीज से related। दैट्स वाई आपको क्या करना होता है, टाइम टू टाइम रिवीजन करके जो चीज आपको परमानेंट मेमोरी में जब तक नहीं चली जाए, जो चीज ब्रेन में आपको परमानेंटली सेव करना है तब तक नहीं हुआ, इतनी टाइम मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, यही सेम मैकेनिज्म चलती रहती है। वो पैकेट्स को ढूंढते हैं, न्यूरो को ढूंढते हैं कि जो न्यूरो यूज नहीं हो रहे हैं, इसने प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा है, बहुत टाइम हो गया, ये पैकेट रखे रखे कर रहा है, नाउ इसको रिमूव करो, गया प्लांट किंगडम। अब जब भी दोबारा पढ़ने बैठोगे तो वो तुम्हें बहुत मेहनत करके पढ़नी पड़ेगी फिर से पूरी चीजें, बट तुमने उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर लिया है तो वो नहीं निकलेगा। अब जैसे कोई चीज होगी, सपोज तुम्हारा नाम, जैसे मैंने बताया, अब तुमने अपना नाम इतनी बार सुन लिया है कि ब्रेन को उस न्यूरो को निकालने की हिम्मत ही नहीं है, वो उसने सेव कर दिया है, वो सेव हो गया, वो तुम्हारा नाम ही है। ओके बच्चा? तो दैट्स वाई आपको चीजों को लॉजिकल इमेज बेसिस पे, इन सब चीजों पे ज्यादा रिकॉल होता है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ टाइम टू टाइम रिवीजन किया करो। इन सब चीजों के पीछे साइंस है। समरी बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, ये फ्लो चार्ट बनाओ तो ये क्या हो गया, ये ग्राफिकल व्यू हो गया। हमारा ब्रेन इस तरीके की लाइन बाय लाइन को स्टडी करने से ज्यादा इसको कैच करता है, इसको कम कैच करेगा। तुम देखो, तुम्हें लगता होगा कि हाँ ये मेरा भी नेचर है, लेकिन ये फैक्ट है, ये तुम्हारा नेचर नहीं है, ये फैक्ट है। तुम्हें ऐसी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अभी मैं तुम्हें पूरी एनसीईआरटी की एक बार मैंने वीडियो भेजी थी, एक चैप्टर की ऑडिबल वीडियो, ऑडियो था उसमें और पूरा एनसीईआरटी था। अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरे पास सभी चैप्टर के है वहां पे लिंक, तो मैंने किस चैप्टर का भेजा है, बट मैंने किसी चैप्टर का, एक चैप्टर का तो भेजा था तुम लोगों को। तो अगर तुम उसको पूरा सुन रहे हो तो तुम्हारा अलग मन चलेगा, पूरा एनिमेटेड वे में तुम्हें कोई दिखा दे तुम्हें अलग अच्छा लगेगा। तो ये हमारी ब्रेन की टेंडेंसी है, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हारा ब्रेन ही उस तरीके से बना हुआ है कि उसको इमेज अच्छी लगती है, उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, उसको कोई भी चीज है फ्लो चार्ट के फॉर्म में अच्छी लग रही है, कोई भी चीज जो तुम रिपीट करते हो उसको फिर वो रिस्पेक्ट देता है। अब देखो कोई बहुत रिबेलियस नेचर का है, बहुत एग्रेसिव नेचर का है, वो उसके ब्रेन में इतना कचरा भरा है, लिटरली बोलूँ ना, वो इतने निगेटिव पर्सन होते हैं ना कि जस्ट लाइक कि एक छोटी सी बात भी कुछ हो जाए तो उन्हें ऐसा लगेगा कि बस दुनिया खत्म है। ठीक है, सारा सरकार पे भंडा फोड़ दो और सारी चीजें, सारा सारा दुनिया में सब चारों तरफ एकदम तबाही है, वही सबसे अच्छे इंसान है। ऐसे लोगों से भी बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत बच के रहना चाहिए। तो सिंपली व्हाट इट मीन्स कि एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। आप अपने ब्रेन में कितना बैलेंस रखोगे, उसी से आपकी पर्सनालिटी, उसी से आपका आईक्यू, उसी से आपकी नॉलेज डेवलप होगी। और एक फैक्ट जो यहाँ पता नहीं कहीं लिखा होगा कि नहीं, मान लो कि न्यूरॉन्स फिक्स हैं और कनेक्शंस बन सकते हैं। तो जो 15 साल, 50 साल के बाद भी बिलियनियर्स हुए हैं और उनको केएफसी वाले जैसे उनके एग्जांपल दिया जाता है, नाम मैं भूल जाती हूँ उसका, तो उन्होंने क्या किया, वो काफी अर्ली एज में नहीं, ऐसा कुछ उनको रिवोल्यूशन हुआ तो एक एज के बाद उन्होंने स्टार्ट किया।
तो आप ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिए, कनेक्शंस बनाना स्टार्ट कर दिए, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। जब जागो तभी सवेरा वाला बात है, क्योंकि न्यूरॉन्स है ही आपके पास, ठीक है। ब्रेन का साइज, ह्यूमन का ब्रेन साइज एक ही है, वो सब है ही आपके पास। अब बात आता है कि किसका ब्रेन कितना इवॉल्व है, किसका सेरेब्रम कितना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, उससे बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑल्दो मैं तुम्हें ये बता दूं, अभी साइंस ही ये कहता है कि वी नो ओनली 1% अबाउट द ब्रेन। ये इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है कि इसके बारे में जो न्यूरोलॉजिस्ट और जो न्यूरोफिजिशियन जानते हैं वो भी 1% है। तो मुझसे तो उम्मीद मत करो कि मैं बहुत जानती हूँ, और अपने से भी उम्मीद मत करना कि तुम भी बहुत जानोगे। तो ये खुद ही इतनी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एक तरीके से सर्किट पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, करंट सर्किट वगैरह बनाया होगा, तो इस तरीके की करंट सर्किट है कि वी नो अबाउट टू 1%, हार्डली यू कैन से कि 1 to 2%। किसी डेटा में आपको 2% दिख जाएगा, तो 1 to 2% नॉलेज वी हैव अबाउट द ब्रेन। अदरवाइज सब कुछ ऐसे ही चल रहा है कि हाँ यहाँ पे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन, बहुत एक्सेप्शन है, ठीक है। किसी को ट्यूमर हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर, तो वो बिल्कुल ही नहीं सर्वाइव कर सकता है। किसी को ब्रेन ट्यूमर है और वो पता चलता है 20 साल से उसके ब्रेन में ट्यूमर है, ना डॉक्टर उसको छेड़ते हैं, ना उसकी बॉडी ही उसका ब्रेन ट्यूमर उसको सर्वाइव करने दे रहा है। नोबडी नोज, ठीक है। थोड़ा बहुत चीजें जो है रिसर्च में हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स बोलते हैं, करते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर बहुत बड़े होते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं, उस वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड डॉक्टर, वन ऑफ द मतलब बेस्ट ब्रेन वाले डॉक्टर ब्रेन का इलाज कर सकते हैं। तो सब कुछ है, बट स्टिल बहुत स्कोप है यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए। तो पहले तो जो पता है, जो हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लेना, उसके बाद कभी मन करे न्यूरोलॉजिस्ट बनने का तो फिर जाओ, यहाँ पे तो 99% नॉलेज अभी टू बी डिस्कवर्ड है, तो जाओ इस फील्ड में। इट इज अ मिथ। मिथ मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, अवधारणा, पता नहीं, मतलब कंफ्यूजन टाइप से, एक अफवाह, ठीक है। दैट ह्यूमन ओनली यूज 10% ऑफ आवर ब्रेन, वी एक्चुअली यूज ऑल ऑफ इट। इतनी सारी बिलियंस ऑफ जो आपकी वहां पे प्रेजेंट है न्यूरॉन्स, इतने सारे ट्रिलियंस कनेक्शंस बने हुए हैं, उसमें जो 10% यूज करके नहीं चलता, ये तो बिल्कुल है। ये कहते हैं ना कि कभी कभी ये कहावत तुमने अरे ये अपना दिमाग ही नहीं यूज करता है, इसके दिमाग ही नहीं चलता है, इस तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग यूज नहीं हो रहा है, आपका दिमाग चल नहीं रहा है। रीजन ये है कि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के कनेक्शंस आप नहीं डेवलप कर पा रहे हो। अदरवाइज मोर देन 10% तो हम सोते टाइम ही यूज कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अपना दिमाग नहीं यूज कर रहा है इसलिए वो गधा है या वो बहुत स्लो है, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। दैट ऑल आर द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। उसके इंटरेस्ट की चीज नहीं होगी जिसमें वो लगा हुआ है, दैट्स व्हाई उसका मन नहीं लग रहा है। परसेंट we are even using more than 10% when we sleep. The brain is capable of surviving for 5 to 6 minutes. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें बताऊंगी और डिटेल में भी आगे आएगा ये। ऑक्सीजन की सप्लाई, अगर जैसे जस्ट सपोज समवन इज एनेमिक, एनेमिक है मतलब उसके पास हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो अगर बॉडी को कम मिल रही है, तो भी बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि वो सबसे पहले ब्रेन की सप्लाई को मेंटेन करेगा, बाकी ऑर्गन खुद ब खुद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, और तो सिम्टम आएंगे, पर्सन डिजीज दिखेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसका सबसे पहले जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, उसमें से वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहले दे देगा, पहले वो ब्रेन को पहुंचाएगा, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनल ये सॉरी सारे बॉडी ऑर्गन्स ये जानते हैं कि ब्रेन अगर वर्क नहीं किया तो वो कोऑर्डिनेशन वे में वर्क नहीं कर पाएंगे, क्लियर। Although the brain is capable of surviving for 5 to 6 minutes only if it does not get oxygen, after which it dies. अगर इससे ज्यादा देर तक उसकी ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो फिर ब्रेन डेड हो जाता है, मतलब ब्रेन के न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं। While awake, your brain generates between 10 and 23 words of, ये तो हो गया हेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन में कुछ क्या है,
फॉल्स रिसेप्टर सेंस करने के लिए भी रिसेप्टर्स में सिग्नल्स जाते हैं और बाकी तो पेन होता ही है। तो आप देखे होंगे ओल्ड एज लोगों को देखो तो दे आर लाइक कि वो हर दिन बोलेंगे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो उनको वो फॉल्स पेन भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको दर्द होता नहीं है। जैसे जस्ट सपोज मेरे को माइग्रेन है, ठीक है, तो मेरे माइग्रेन के रिसेप्टर्स मुझे पता है कि ट्रिगर होंगे, किसी परफ्यूम से ट्रिगर हो सकते हैं, सबसे ज्यादा सनरेज से ट्रिगर होते हैं। तो आई एम यूज टू कि अभी भी मैं तुम्हें अगर कैमरा ऑन कर दूं थोड़ा सा दिखाऊं, पता नहीं इसमें होगा या नहीं। वीडियो दिख रहा है क्या तुम्हें? वीडियो दिख रहा है घर का? तो तुम देखो तो घर में पूरे चारों तरफ तुम्हें एक अंधेरा सा दिखेगा, सिर्फ जो सनलाइट आ रही है उतनी ही लाइट यहाँ पे। क्यों? क्योंकि माइग्रेन है भाई, मजबूरी है मेरी, मैं ज्यादा लाइट ले नहीं सकती हूँ। और तुम्हारा रत्नागिरी इतना खूबसूरत है कि 6 महीने तो यहाँ बारिश होगी तो सनरेज निकलेगी नहीं ज्यादा। तो इट इज लाइक कि मेरे कहने का मतलब ये है कि रिसेप्टर्स किस चीज से ट्रिगर हो रहे हैं वो हमारी बॉडी जानती भी है। तो हमें हेडेक वगैरह क्यों हो रहा है ये हमें एक रूटीन एनालिसिस से पता भी चलता है। और दूसरा जो मैंने बात बताया दैट इज अबाउट द फॉल्स पेन रिसेप्टर। तो फॉल्स पेन रिसेप्टर कैसे करेंगे? वो अगर एक्टिवेट है वो रिसेप्टर तो आपको बॉडी में कोई कहीं पेन है भी नहीं तो भी आपका ब्रेन उसको सेंस करेगा कि पेन है, पेन है, पेन है, कुछ दर्द हो रहा है। वो कहेंगे यहाँ दबाओ, वहां दबाओ, कहाँ दबाओ पता नहीं, लेकिन उनको दर्द होता रहे। तो ये मैक्सिमम ओल्ड एज तक ये फैक्टर दिखता है। हेडेक आर कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन और एवरीथिंग इज हियर इज केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये ध्यान में रखना। अब जो आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे दोनों चैप्टर तक यहाँ पे पूरी तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चीजें चलेंगी। क्लियर? एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल ट्रांसफर ऑफ पोटेंशियल सब कुछ यहाँ पे आएगा। केमिकल रिएक्शन इन योर ब्रेन कंबाइंड विद द मसल्स एंड नर्व्स ऑफ योर नेक एंड हेड। अब आपको ये पता है, अभी आपने स्केलेटल सिस्टम खत्म किया, वहां पे एसिटाइलकोलिन का देखा था न्यूरोट्रांसमीटर। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कि आपको अगर हेडेक फील हो रहा है तो या तो वो किसी चीज से जनरेट हेड एक क्यों होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो सर में दर्द है। सर में दर्द बॉडी के किसी पोर्शन के एबनॉर्मलिटी से भी ट्रिगर होता है, ठीक है, caused by the chemical reaction in your brain combined with the muscles and nerves of your neck and head। ठीक है, किसी दूसरे स्ट्रेस रिसेप्टर्स की वजह से, स्ट्रेस रिसेप्टर की वजह से देयर में भी चांसेस कि आपका पेन रिसेप्टर का चैनल क्रिएट हो जाए। और जैसा मैंने बोला ना कि अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो जो ये मैंने तुम्हें फॉल्स रिसेप्टर वाली कहानी बताई ना, वो भी कुछ ऐसी कहानी है जिसके बारे में पता नहीं है। फॉल्स पैसेज बोलते हैं कि फॉल पैसेज है एक जिसमें पेन हमेशा अगर ये एक्टिवेट हो गया है तो पेन उसको ब्रेन फील कराता रहेगा उस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, द ह्यूमन ब्रेन इज नियरली 60% फैट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो नीट में तो नहीं आएगा लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ये आ सकता है नीट में। 60 to 65% फैट होता है। ठीक है, वी हैव लर्न इन रिसेंट ईयर दैट फैटी एसिड, और ये अर्ली डिस्कवरी है सब, फैटी एसिड्स आर अमंग द मोस्ट क्रूशियल मॉलिक्यूल्स। जो लोग फैट फ्री डाइट खाने लगते हैं ना कि हम तो एकदम कार्ब फ्री, फैट फ्री, प्रोटीन डाइट पे रहेंगे, वो एक्चुअली वो गलत डायरेक्शन में बॉडी को ले जाते हैं। That fatty acids are among the most crucial molecules that determine your brain's integrity and ability to perform। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट काम तो फैट से हो रहा है, अब बोलो हम फैट फ्री खाना खाएंगे तो क्या ये इनजस्टिस तो होगा ना। Clinical observation studies has related imbalanced dietary intake of fatty acid to impaired brain performance and disease। कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है, एबिलिटी मतलब एफिनिटी उनकी कम होगी, किसी प्रोसेस को करने में वो स्लो हो जाएंगे। एवरी टाइम योर हार्ट बीट्स योर आर्टरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में आ सकता है, सॉरी नीट में आ सकता है। योर आर्टरीज कैरी 20 to 25% ऑफ योर ब्लड टू द ब्रेन। कौन सी आर्टरी ले जाएगी ब्रेन को ब्लड? कौन सी आर्टरी लेके जाती है? कितना भारी क्वेश्चन पूछ लिया।
हेलो, क्लास में है कोई? हेलो आयुष, फरिया, इकरा, ईशा, कश्मीरा, केतकी, मनाली, पार्थ, श्रावणी, श्रेयस, श्रेयस, इसरार, यश। रिप्लाई बेटा। नेम ऑफ द आर्टरी which supplies blood from heart. बताओ क्या हुआ? नहीं याद आ रहा? नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा है, मैम तो आगे बढ़ेंगी। चलो ऑप्शन दे देते हैं, कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। वेरी गुड, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, चलो याद रखो, कुछ मेजर आर्टरीज दी हुई है, उनको याद रखना बेटा। तो हार्ट बीट्स हर कार्डियक साइकिल में 20 to 25, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका 20 to 25% ऑफ योर ब्लड टू द ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ब्रेन की तरफ। द हार्डर यू थिंक, अब देखो फैक्ट देखो, आप जितना जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मली बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, कोई भी सरकमस्टेंसेस हैं, क्या नीड है सोचने की, क्या नीड है, मैं भी बहुत इजीली कह रही हूँ लेकिन इसको अप्लाई करना मुश्किल होता है, लेकिन एक्चुअली आप अपने ब्रेन पे इफेक्ट डालते हो। द हार्डर यू थिंक, जितना आप सोच रहे हो, द मोर ऑक्सीजन यू नीड, आपके ब्रेन को सप्लाई चाहिए होगी, एंड फ्यूल योर ब्रेन, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे चाहिए। विल यूज फ्रॉम योर ब्लड अप टू 50%। अब आप ज्यादा सोचने लग रहे हो, भाई सब कुछ तो ब्रेन ही डिमांड कर रहा है बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अदर ऑर्गन्स को। तो जैसे सोचने वाले लोग धीरे 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 उनकी हेल्थ डाउन होती है, उन सब के पीछे ये थोड़ी सी फिजियोलॉजी है। Although neurons are the longest living cell in the body, बताओ तो लॉन्गेस्ट सेल का साइज बताओ। लॉन्गेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल, साइज बताओ, नाम बताओ, साइज बताओ। लॉन्गेस्ट का तो मिल गया नाम आपको। नहीं पता तो ये होमवर्क में लिखो और इसका आंसर करोगे। लार्ज नंबर्स, हाँ बेटा, लार्ज नंबर ऑफ देम, देखो अभी ये इंपॉर्टेंट है सुनो। ऑल्दो न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट लिविंग सेल्स इन द बॉडी, लार्ज नंबर्स ऑफ देम डाई ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। जब वो माइग्रेटरी मूवमेंट, अरेंजमेंट, डिफरेंशिएट कर रही हैं उस टाइम बहुत सारी न्यूरॉन सेल डेड भी हो जाते हैं। Brain disease such as Parkinson's, Huntington's and Alzheimer's are the result of unnatural neuronal death. अब इन सब पे बड़ा आपने स्टडी नहीं किया होगा, नहीं देखा होगा, मेरी तो थीसिस है इस पे, जिसमें हंटिंगटन आ जाता है, अल्जाइमर्स भी आता है, और पार्किंसन से भी रिलेटेड, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी मैंने आपको बताया, जब आप ओवरऑल प्रोजेरिया डिजीज को देख रहे हो, दैट इज हचिंसन रिपोर्ट सिंड्रोम, सिंड्रोम जब आ जाता है तो उसमें कई सारी चीजों की कई सारे डिजीज का कॉम्बिनेशन है, क्लियर? तो इन सब चीजों के डिजीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, वो न्यूरॉन्स खत्म हो रहे हैं, तो जिस तरीके के न्यूरॉन्स खत्म उस तरीके का कोऑर्डिनेशन खत्म, और कैपेसिटी है ही नहीं कि न्यूरॉन सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होता है, पॉइंट नोट डाउन कर लेना, सेंट्रियोल नहीं होता है इनके पास। और सेल डिवीजन का याद होगा कि सेंट्रियोल की इंपॉर्टेंस क्या है एनिमल सेल में, अगर नहीं याद है तो वहां से रिवाइज करो। सेंट्रियोल एब्सेंट है, दैट्स वाई ये जी0 फेज से जी1 फेज से जी0 फेज में जाके वहां पे एग्जिट कर जाते हैं, मतलब ये कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं, अगर सस्पेंडेड होंगे तो वैसी सेल वापस आ सकती है। अननेचुरल मीन्स एबनॉर्मल कंडीशन। नेचुरली न्यूरोनल डेथ, मतलब नेचुरल न्यूरॉन डेथ क्या हुआ, पूरा लाइफ स्पैन कवर करके वो डेथ हो रही है, तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो एक लिमिटेड टाइम में खत्म हो, क्लियर? जैसे कोई बहुत ओल्ड एज में चला गया तो उसके
पहचानने की शक्ति जा रही है। जैसे अभी तुमने एक न्यूज सुना होगा, शायद 98 ईयर्स के थे दिलीप साहब, एक्टर है, बहुत पुराने, बहुत जाने माने एक्टर माने जाते हैं। उनकी डेथ हुई अभी पिछले लास्ट वीक। तो 98 ईयर्स में डेथ हुई है, लेकिन वो काफी टाइम से, मतलब कुछ साल पहले से उन्होंने पहचानना छोड़ दिया था। लोगों को अब वो पहचानते नहीं थे, रिकॉल नहीं कर पाते थे कौन उनसे मिलके गया, क्या नहीं गया। तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल न्यूरॉन्स खत्म हुए उनके। क्लियर? और टाइम के पहले ही कोई चीज हो रही है, एबनॉर्मल होगी, दैट इज द अननेचुरल न्यूरोनल डेथ। इज इट क्लियर? बोलो रे बच्चा लोग, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे होगे, इतना तो मेरे को पता है, न्यूरॉन सिस्टम में तो कोई बोर नहीं होता। क्लियर है? वेरी गुड। अटेंटिव होके एकदम सुनते जाओ। तो इसी तरीके से अगर वो न्यूरॉन डेथ हुई, मतलब न्यूरोनल कनेक्शन टूटेंगे। आप सब समझो ना, जैसे जस्ट आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फैलाई गई है, ठीक है, फैलाई गई है, इसका हम कोई मेन तार, हम बोले कि चलो ये बोर्ड में जो तार आया है, जो जो इलेक्ट्रिसिटी वायर आपके बोर्ड में आया हुआ है, वो न्यूरॉन है। और जो फैन की तरफ गया, जो बल्ब की तरफ जग गया, जो झूमर की तरफ गया, जो टीवी चला रहा है, वो सब क्या हो गया? न्यूरोग्लियल। अभी बस इतना समझ लो, हालांकि बताया हुआ है तुम लोग को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। न्यूरोग्लियल सेल जो एसोसिएटेड है न्यूरॉन से, वो न्यूरोग्लियल सेल है। तो वो क्या है? वो सारे कनेक्शंस को बना के रोल प्ले कर रही है और हेल्प भी कर रही है, और एक न्यूरॉन को दूसरे से कनेक्ट किए हैं। अब हमने बीच से मेन न्यूरॉन निकाल लिया, तो न्यूरॉन तो डेथ हो गया, तो उसके कनेक्शन कैसे काम करेंगे? सारे सिनेप्सेस जो उससे रिलेटेड होंगे वो खत्म। तो एक साथ में कई सारे कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं। क्लियर? उसका इम्पैक्ट फिर उस बंदे के लाइफ में दिखता है। अब ये आपको दिख रहा है कि दिस इज लाइक अ स्ट्रक्चर, जो आप देखोगे एमबीबीएस में, आपको ब्रेन ऐसे कट करके मॉडल भी दिया जाएगा, और रियल ब्रेन भी आप देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारा कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर दिखेगा। और आप इस सर्किट, ये जो कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर है ना, ये सर्किट का अभी तक कोई सॉल्यूशन इसका पूरा पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चलता है। ऑल्दो जो नॉलेज है वो नॉलेज है, उतनी भी बहुत है, कॉम्प्लेक्स नॉलेज है। All organs and systems in a healthy human body are coordinated, तभी वो फंक्शन कर रहा है, तभी मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म में हम लोग दबदबा कायम कर रखे हैं धरती पे। मन करता है एलिफेंट को अंदर करके सर्कस में नचा देते हैं, मन करता है शेर को भी पकड़ लिया, लेकिन बाहर जरा जंगल में शेर मिले और उसके साथ कोई बंदा डांस करके देखे तो समझ में आए। लेकिन चीजें अलग अलग, वही बात है सिचुएशन। तो हम हैं तो ब्रेन में सबसे डोमिनेटिंग है हम लोग, और हमारा कोऑर्डिनेशन भी बड़ा स्ट्रांग है, क्विक है, स्ट्रांग है। क्लियर? कोऑर्डिनेटेड मींस डायरेक्ट है, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी ये चैप्टर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। They cooperated with one another and worked together efficiently. Coordination की requirement, what is the basis of coordination? Is simply it is for the performance, for the increasing efficiency of particular system, particular organism. Clear? इसलिए वहां पे जितना कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन होगा उतना अच्छा होगा। जैसे मैं तुम लोग को शुरू से स्टार्टिंग से कहते आ रही हूँ, 2 से 3 फ्रेंड का ग्रुप बना के रखो, पढ़ने में हेल्प मिलती है। ठीक है? पूरा टाइम तुम लोग का ऑनलाइन में फिर से जा रहा है, अभी थर्ड वेव आ जाएगी तो फिर से 10 तक कल से न्यूज में आना स्टार्ट हो गया। अगर थर्ड वेव आई तो आप समझ लो 2-3 महीने और आपके स्कूल बंद ही रहेंगे। इसमें आपको हेल्प कौन कर सकता है? आपकी टीचर कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, हेल्प कर रही हूँ, करना है वो मेरी ड्यूटी है, कोई ऐसा मैं एहसान नहीं कर। लेकिन आप और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो? अपना कनेक्शंस बनाओ, 2-3 दोस्त आपस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डिस्कस करो, उठते घूमते डिस्कस कर लिया, फोन कर लिया, मैसेज कर लिया, आज सारे बोन्स के ही नाम पूछ लिए, कल सारे नर्व्स पे ही डिस्कशन चल रहा है, तो कुछ उससे कुछ प्रोडक्टिव आएगा। और वही चीज ब्रेन आपका ट्रेंड होगा, वो चीज आप रिवाइज कर रहे हो, जब इंटरेक्टिंग वे में करते हो तो वो हमेशा के लिए सेट होता है माइंड में। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, ये तो बाहर की कोऑर्डिनेशन, सेम वे में आपका ब्रेन सारे ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करा रहा है। क्लियर? कोऑर्डिनेशन इज द, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना,
मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी आज कैसे। कोऑर्डिनेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ आवर बॉडीज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई। लिविंग की कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है बताओ, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्शन टू स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। बताओ फास्ट बताओ, अब ये आंसर तो आना चाहिए। सभी बताओ, सभी रिप्लाई करो। इज इट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? डिफाइनिंग, वेरी गुड, करेक्ट है, डिफाइनिंग है, ठीक है। मीन्स लिविंग की, हर लिविंग की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर लिविंग जो है, चाहे आप यूनिसेलुलर लेवल पे चले जाओ, एक अमीबा को देख लो, एक पैरामीशियम को देख लो, या आप पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड पे चले जाओ, या आगे आप टिश्यू ग्रेड पे चले जाओ, तो बातें खत्म हो जाती है, फिर तो सब डेवलप हो रहे हैं। तो आप लोअर ऑर्गेनिज्म को भी देख रहे हो तो भी वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई शो कर रहा है। कोई भी रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देगा ही देगा। दैट्स व्हाई इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट है in stimuli that involves several part of body. Coordination involves the adjustment of organs. Obviously, coordinated way में आप organ की functionality को, जिसको voluntary कर सकते हो, उसके थोड़े से adjustment कर सकते हो, जैसे हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, posture change। अभी देखा लोकोमोशन वाले में, क्लियर। या आपने यूरिनरी ब्लैडर वाले में देखा, मिक्सचुरेशन के टाइम वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों का मिक्स है वहां पे। तो यू कैन रिलेट कि आप कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने सिस्टम का, ठीक है। एंड बॉडी सिस्टम इनवॉलेंट्री नहीं कर सकते, हार्ट का धड़कना नहीं रोक सकते हो, हार्ट बीट नहीं रोक सकते हो, स्लो कर सकते हो, हाई कर सकते हो। There are two types of body coordination, that is nervous coordination and hormonal coordination, endocrine system and neural system. Clear? अब आप देखो, कोई चीज लॉन्ग लास्टिंग होना है और वो चलते जाना है, चलते जाना है, दैट इज हार्मोनल। टाइम के साथ होगा, दैट इज हार्मोनल। क्लियर? कोई चीज क्विक करना है, अब जैसे आपका फिंगर आपकी टच की तवे से, तो अब इसके लिए रिस्पॉन्स अगर हार्मोन करता तो सोचो, ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज होता, वो ब्लड से फ्लो होके आता, फिर वो रिसेप्टर पे बाइंड करता, तब कहीं आपका हाथ जाके फिर से वो सिग्नल जाता ब्रेन को, ब्रेन उसको समझता, तब वो कहीं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आता और आपका हाथ हटता। इतने में तो आप जल के फिंगर गई। क्लियर? तो इस तरीके के क्विक रिस्पॉन्स के लिए, जहाँ पे क्विक चाहिए उसके लिए न्यूरल सिस्टम रिस्पॉन्स है, और जो लॉन्ग लास्टिंग एक टाइम से रिजल्ट दिखा रहे हैं उनके लिए हार्मोनल है। ऑल्दो दे बोथ आर परफॉर्मिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे में, दोनों का फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। तो दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, हर साल क्वेश्चंस आते हैं, आने ही आने हैं। फाइव क्वेश्चंस तो आप समझ लो दोनों चैप्टर से आए जाएंगे। द कोऑर्डिनेशन सिस्टम, तो जब आपसे कोऑर्डिनेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा तो बी फोकस बेटा, बी अटेंटिव कि वो नर्वस और एंडोक्राइन दोनों पूछ रहा है। तो फाइंड द करेक्ट, फाइंड द इनकरेक्ट, वहां पे आपको थोड़ा ब्रॉडली सोचना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम अकेले कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है, हम वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, हमारा हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करता है, तब हमारी बॉडी पूरी कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करती है। The coordination system tells the body how to respond. Obviously, stimuli है, respond to a stimulus. आ गया how to respond. कोऑर्डिनेशन का मकसद ही क्या है? इसका मकसद ही है कि आप किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। The body can coordinate a response quickly with a nerve impulse or over time as chemical buildup and breakdown in the blood stream by the एंडोक्राइन सिस्टम। इतनी कहानी समझ में आई है बच्चा? ओके, वेरी गुड। अब जो सिग्नल्स लेने वाला है वो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, वो है सेंसरी रिसेप्टर, जो प्रोसेस कर रहा है वो ब्रेन के सेंटर है। फिर जो सेंसर लाएगा वो होंगे मोटर रिसेप्टर। तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे
बस अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आज, फिर हम एक एक चीज को डिटेल में भी देखेंगे। सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। अब देखो बेटा, सेंसरी, आप स्किन से कुछ सेंसरी कर रहे हो तो ये आउटर एनवायरनमेंट हो गया, क्लियर। आपका जब आप रेस्पिरेटरी कंट्रोल देख रहे थे, जिसका यहाँ पे शायद एग्जांपल थे, लेवल ऑफ CO2, हाँ ठीक है। जब आप रेस्पिरेटरी कंट्रोल देख रहे हो तो आप देख रहे थे वहां पे कैरोटिक आर्क, वहां पे रिसेप्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि सेंस कर रहे हैं, H+ आयन के कंसंट्रेशन को सेंस कर रहे हैं, CO2 को सेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को सेंस कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट चेंजेस इन इंटरनल। जैसे अभी जक्स्टा मेडलरी वाले, जक्स्टा ग्लोमेरुलस, उसमें देखा आपने, ठीक है, मेडुला डेंसा वगैरह को, तो वहां पे भी आप देख रहे थे, एक केमिकल को सेंस कर रहा है, एक Na+ को इंक्रीज कराने वाला है, एक ब्लड प्रेशर को सेंस कर रहा था, कोई बायो रिसेप्टर है, कोई मैकेनो रिसेप्टर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने देखा कि जो यूरिन का वॉल्यूम है उसके थ्रू स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि स्ट्रेच रिसेप्टर न रहे तो क्या होगा, कोई मिक्चुरेशन नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि एवरी सिग्नल इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेच रिसेप्टर, वो आपको कंडीशन दी हुई है। सारे सिग्नल्स जो जा रहे थे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, उसके लिए स्ट्रेच रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल थे, तो नो मैच्योरेशन टेक्स प्लेस। तो आपको मतलब आपको बहुत सारा सिस्टम जो आपने पढ़ा उसमें आप ऑलरेडी देख चुके हो कि जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है, रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, रिलीज ऑफ बाइल, ओपनिंग ऑफ स्फिंक्टर, दैट ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, और वो इनवॉलेंट्री हो गया, वो आप नहीं करोगे भाई। खाना कहाँ पहुंच रहा है, ऊपर से हम देख लिए कि अरे खाना तो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, बाइल चलो आ जाओ, तो क्लियर, ऐसा नहीं होता, वो अंदर अपना प्रोसेस चल रहा है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हो गए। एग्जांपल दिया हुआ है, सेल सेंसिटिविटी टू द लेवल ऑफ CO2 इन द ब्लड, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, वो सारी चीजों को सेंस कर रहा है, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करा रहा है। तो ये कैसा हो गया, इंटरनल एटमॉस्फेयर को सेंस कर रहा है रिसेप्टर, और उसके थ्रू सिग्नल दे रहा है। रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स, there are two types of responses to stimuli. Stimuli है तो उसके अगेंस्ट में किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा, अगेन कहानी वही है, नर्वस सिस्टम के थ्रू या एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जैसे रास सिस्टम आप देख रहे थे तो वहां पे हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व है, वहां पे आपको प्यास भी लग रही है ADH की वजह से, और आपका हार्मोन सिक्रीट होके एक्वापोरिन को बना रहा है, वो सारी भी चीजें, एल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट हो रहा है, वो भी चल रहा है। तो देयर आर coordination between the nervous system and endocrine system both. So there are two types of responses to stimuli. First is motor response, another one is endocrine response. मूवमेंट, अभी आप मोटर न्यूरल रिस्पॉन्स से सारा आप लोकोमोटरी मूवमेंट जो देखते हो, वो जो भी सिग्नल आ रहे हैं मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो प्रोसेस हो रहे हैं, वो सभी क्या है बेटा, वो मोटर रिस्पॉन्स है, ओके। फिर आपको एंडोक्राइन रिस्पॉन्स में दिख रहा है कि जो केमिकल रिलीज हुआ है वो ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट साइट तक जाएगा, टारगेट साइट पे वो रिसेप्टर से बाइंड होगा, उसके बाद वो फंक्शन होगा। द रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स और अफेक्टर्स, इसके लिए वर्ड यूज किए थे अपन, एक सेंसरी एक अफेक्टर्स, ठीक, कंट्रोल मोटर एंड एंडोक्राइन रिस्पॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने वाले होंगे तो मोटर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देंगे, एंड एंडोक्राइन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने वाले होंगे तो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स देके वहां पे हार्मोन रिलीज करेंगे। The motor and endocrine system needs to receive an instruction from the nervous system in order to respond. समझ में आ रहा है बच्चा? बिना रिस्पॉन्स के, बिना जो सिस्टम नर्वस सिस्टम ने बिना प्रोसेस किए नहीं कराना है, वो पूरा वहां पे प्रोसेस चलेगा, तभी वो रिस्पॉन्स देंगे। मोटर रिस्पॉन्स का भी जैसे मस्कुलर आपने स्केलेटल मसल्स वाला देखा था, वो आपका चल रहा है। मोटर रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय ऑर्गन्स इन द मोटर सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बोन्स होंगे वहां पे, एंड मस्कुलर सिस्टम, क्लियर। बोन सपोर्ट द बॉडी एंड एक्ट एज लीवर्स ड्यूरिंग मूवमेंट, जो ज्वाइंट वाली बात थी आपकी। द स्केलेटन इज इंटरनल। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन्स अटैच्ड टू द बोन्स बाय टेंडन्स, और वो भी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम को देखो आप तो कोऑर्डिनेशन में
बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द वेरियस नर्व्स। अब अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि नर्वस सिस्टम किस किस चीज से बना है, तो उस पे आएंगे अपन अभी, सीएनएस, पीएनएस, क्या क्या उसके अंदर आएगा। इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन आर कैरीड टू द ब्रेन, ये ब्रॉड है, ठीक है, ये जनरल है, छोटे बच्चों है। इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन आर कैरीड टू द ब्रेन, जरूरी नहीं हमेशा ब्रेन तक आए, एंड द मैसेज आर देन टेकन फ्रॉम द ब्रेन टू द मोटर ऑर्गन। तो ये बच्चा डेफिनेशन है, जनरल बातें हैं, क्लियर। एंडोक्राइन सिस्टम को भी समझना है, देखेंगे अगले चैप्टर में। regulates and coordinates the body function by means of chemical substances called hormones. The endocrine system regulates functions which requires maintain responses. Response क्या कराना है, कैसे कराना है, जैसे एज फैक्टर है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का फॉर्म होना, ठीक है, मोस्टेक का आना, हियरिंग अपीयरेंस होना, आवाज कलरफुल में भारी हो जाना एक एज के बाद, क्लियर। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये हार्मोनल रिस्पॉन्स हैं। दीज इंक्लूड चेंजेस ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ सम एनिमल्स। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस बेटा? व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? अब बोलो कि ये भी नहीं आता है, फास्ट बता जरा। चेंज इन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, लार्वा से एडल्ट तक का डेवलपमेंट। हाँ बेटा, करेक्ट, क्लियर। जो मेटामॉर्फोसिस हो रही है वो कितनी बार अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंजेस कर रहा है, दैट इज द मेटामॉर्फोसिस। maintained responses into changes during the metamorphosis of some animal, growth and the production of milk in mammals, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी एंड मेमोरी दो डिफरेंट चीजें चलेंगी, क्लियर। तो मेमोरी ग्लैंड हर टाइम एक्टिवेट नहीं होती है, एक टाइम है, एक रिस्पॉन्सेस का टाइम है, जब वो एक्टिवेट होगी मिल्क का फॉर्मेशन होता है एंड लैक्टेशन होता है बेबीज में। So these are the different characteristics जो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, कुछ ऐसा है जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। आपको पूरा एक ओवरव्यू दिख रहा है। अब आ जाते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ब्रेन में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने फिगर से लिखने को कहती हूँ ना बेटा, उसको ध्यान से नोट कर लिया करो। ये जैसे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, चलो अभी रुक जाओ, ये सब अभी बाद में चलते हैं। अभी ये सब पोर्शन सिर्फ आप बोन के अकॉर्डिंग ही रिलेट करो, फिर आएंगे बाद में ब्रेन, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। जैसे फ्रंटल बोन, तो फ्रंटल बोन के नीचे जो ब्रेन का पोर्शन होगा वो क्या होगा? फ्रंटल लोब। टेम्पोरल बोन के नीचे टेम्पोरल लोब। ब्रेन स्टेम नीचे पॉन्स और मेडुला बनाते हैं ब्रेन स्टेम। पैराइटल लोब पैराइटल बोन के नीचे, क्लियर। ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल बोन के नीचे। सेरेबेलम भी आपको पीछे स्टेम वाले सेक्शन में दिखेगा। तो कुछ आपको पता है, ये सब छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, जनरल एरिया है ब्रेन के, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस को शो करते हैं। जैसे फ्रंटल लोब दिखा हुआ है, थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट, इस तरीके की जब चीजें आप करते हो तो फ्रंटल लोब वहां पे इन्वॉल्व होता है। टेम्पोरल लोब हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग, इससे रिलेटेड टेम्पोरल बोन है। पैराइटल लैंग्वेज एंड टच को समझ रहा है तो दैट इज पैराइटल वहां पे इन्वॉल्व है। ऑक्सीपिटल साइट जो आपका आई साइट है उससे रिलेटेड फंक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीपिटल लोब वहां पे इन्वॉल्व होगा। ब्रेन स्टेम अभी आप ये सारे देख ही चुके हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वहां पे है, रेगुलेटरी सेंटर वहां पे, कार्डियक सेंटर वहां पे, तो हार्ट रेट, टेम्परेचर इसको कंट्रोल करने के लिए। देन सेरेबेलम इंपॉर्टेंट है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। कोई सीधे नहीं चल पा रहा है तो इट डजंट मीन कि उसके पैरों में ही प्रॉब्लम। कभी कभी ये भी होता है कि सेरेबेलम में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, सेरेबेलम प्रॉब्लम है, उस केसेस में भी उसका बॉडी का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है। दिस इज अगेन फॉर योर जनरल, क्लियर बेटा? ठीक, अभी जैसे आप क्या कह रहे हो, एक मिनट।
ब्लाइंड पर्सन है तो ऑक्सीपिटल नॉन फंक्शनल होगा ना? नहीं बेटा, ऑक्सीपिटल नॉन फंक्शनल नहीं होता है, उसका उसका सेंसरी रिस्पॉन्स अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, अब ये अलग फिर से कई बातें हैं कि वो बाय बर्थ ब्लाइंड है या एक्सीडेंटल ब्लाइंड हुआ है। एक्सीडेंटल कोई होता है तो उसकी बहुत सारी मेमोरी ऑलरेडी जनरेट, तो वो समझता है कि चेयर क्या है, टेबल क्या है, रास्ता क्या है, किधर घर है, क्या है। कोई बाय बर्थ है तो भी उसको जो ब्रेन का ट्रेनिंग मिला हुआ है उससे कभी कभी देखोगे कि कोई ब्रेन पर्सन है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वर्क भी करता है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ, ऑक्सीपिटल लोग का ये कह सकते हो कि उसका साइट वाला सेंसरी सिस्टम वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर वो बाय बर्थ होगा, और आफ्टर बर्थ वो एक्सीडेंटल हुआ होगा तब तक तो वो ऑलरेडी बहुत सारी मेमोरी सेव कर चुका होगा। क्लियर? अब आते हैं, 1 घंटा तो हो गया होगा शायद। गुड। अब आते हैं एनसीईआरटी अपनी क्या कह रही है वो जरा देख लेते हैं। कुछ बात करेगी, कुछ एनिमल किंगडम की बातें करेगी, तो वो चीजें अपने को क्लियर होना चाहिए। As you know, the function of the organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis, ना कि hemostasis. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. ठीक है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ब्लड अगर बहुत सारी चीजों को कैरी करता है, ब्लड रिलेटेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो इट शुड बी इन कोऑर्डिनेटेड वे। तो उस कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन को आना पड़ेगा, उस कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन को भी आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, अब फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट में फिजिकल एक्सरसाइज करके नॉर्मली किसी जैसे अब मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ तुम लोगों को। एक बार बीच में मेरी काफी तबीयत खराब हुई थी 2016-17 के मिडिल, मतलब 17 के स्टार्टिंग। तो उस टाइम 16 के लास्ट में 17 के स्टार्टिंग में, तो उस वक्त मैं गई भी थी, मेरा भी पूरा एमआरआई वगैरह हुआ था, चेक हुआ था, ईईजी हुआ था, ईसीजी हुआ था। तो उस टाइम जो मुझसे एक्सरसाइज करवा रहे थे वो मुझे बस डॉक्टर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना, पेशेंट को ऑब्जर्व करना, खड़े रहो खड़े रहो। तो कितनी देर सीधे खड़े रह सकती है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसा है, हाथ सीधे करो, हाथ इतने एंगल पे मोड़ो। तो वो देखते हैं क्या इसका हाथ स्टैटिक हो पा रहा है या उसने कांपना है, कांप रहा है। ठीक है, इधर देखो उधर देखो, आवाज देंगे सुनाई दे रहा है, कर रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप के वहां पे टेस्ट किए जाते हैं कि ये किस तरीके से, जब इसकी बॉडी को रिस्पॉन्स दिया जा रहा है तो ये किस तरीके से मतलब सिग्नल दिए जा रहे हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर। क्लियर? थोड़ा सा मूवमेंट करा के देखेंगे, थोड़ा झुकाएंगे, थोड़ा इस तरीके से हो, उस तरीके से हो, ताली बजाओ, ये सारी चीजें वो ब्रेन किस तरीके से, क्या आप जो क्लैपिंग कर रहे हो वो प्रॉपर आपके दोनों हाथ सही जगह जाके टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो इस तरीके की चीजें चेक करते हैं। ठीक है, ये सब आ जाता है फिजिकल एक्सरसाइज। The energy demand is increased for maintaining and increased muscular activity. इससे कई सारे टेस्ट समझ में आते हैं, कार्डियक एक्टिविटी समझ में आती है, मस्कुलर एक्टिविटी समझ में आती है। जैसे वहां पे ट्रेडमिल होती है, ट्रेडमिल पे वो आपको स्पीड दे देंगे और उस पर वॉक कराएंगे, तो आपकी बॉडी कितनी देर वॉक कर पा रही है, कितनी स्पीड में चल पा रहे हो आप, कितना कोऑर्डिनेटेड, पैर का जो गैप है आपका वो क्या एक रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर टाइम पे ही वो गैप मेंटेन है, क्या आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें आ जाती हैं फिजिकल एक्सरसाइज में। ओके बच्चा? और आप जानते हो जब एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, जब भी फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी करेगी तो वहां पे एनर्जी की डिमांड बढ़ती है। And increased muscular activity, the supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow via the blood vessels. इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बढ़िया से तो सारे सिस्टम भी कवर हो रखे हैं। तो पहला पैराग्राफ तो आपका क्लियर है और आप बहुत क्लियरली ये कंफ्यूज नहीं होना है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में वहां पे आपको लॉजिकली सोचना है कि वो क्या कह रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ये डॉक्टर का सेटअप है जो वहां पे उसको ट्रेडमिल पे उसको सीढ़ियों चढ़ा के उसके बॉडी के पोस्चर को, उसका उठना, उसका बैठना, सब कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है।
ईईजी देखा जाता है, ब्रेन कैसे वर्क किया जा रहा है वो देखा जाता है, क्या इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कोई प्रॉब्लम है ये भी देखा जाता है, क्या जैसे माइग्रेन है तो उस टाइम की कैसे रिस्पॉन्सेज है वो भी उसमें उनको समझ में आता है। तो द स्टडी ऑफ द फंक्शन जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये फिजिकल एक्सरसाइज वर्ड लिखा है वहां पे, दैट फिजिकल एक्सरसाइज नॉट रिलेटेड टू कि आप योगा कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, आप मसल बिल्डअप कर रहे हो, यहाँ पे उसकी बात नहीं है। दैट इज द एंड काइंड ऑफ डायग्नोसिस जिससे पूरे की पूरे ब्रेन सिस्टम का, कोऑर्डिनेशन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का, सब चीजों का एक कोऑर्डिनेशन डॉक्टर ऑब्जर्व करता है और बहुत लंबा टेस्ट चलता है। कभी कभी इसमें कई दिनों तक भी टेस्ट किए जाते हैं कि वो पर्टिकुलर चीजें देने पे वो तरीके से बंदा रिस्पॉन्स कर रहा है, वो भी उसका डेटा लिखा जाता है फिर। तो द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग एंड इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, कोई भी मूवमेंट करा रहे तो उसके रिस्पॉन्स को नोट डाउन किया जाता है। When physical exercise is stopped, the activity of nerves, lungs, heart, and kidney gradually return to their normal condition. आप नॉर्मली भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके बाद आप देखते हो कि जब भी आप स्टॉप करते हो तो आपकी ब्रीदिंग जो फास्ट हुई होती है धीरे धीरे नॉर्मल, आप पानी लेते हो फिर तो सभी चीज धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है। Okay, thus we can relate the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercise. आप फिजिकल एक्सरसाइज में आप पास हुए, फेल हुए, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है आपकी बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऑर्गन अंदर कैसे वर्क कर रहा है, ये सब वहां से देखा जा सकता है। इन अवर बॉडी the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने पहले ही इंट्रोडक्टरी में एक्सप्लेन कर दिया। So that chapter is not only about the neural coordination. Clear? यहाँ पे आपको लिंक लेनी पड़ेगी कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन both together perform the coordinated function of the body. NCERT की line है, in neural system provides the neural system provides an organized network of point-to-point connections for a quick coordination. वही क्विक रिस्पॉन्स देना है तो न्यूरल सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। एक लॉन्ग टाइम में किसी का हेयर चेंज हो रहा है, किसी का हेयर के अपीयरेंस चेंज हो रहे हैं, किसी की वॉइस चेंज हो रही है, ठीक है, किसी के ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं, किसी के नेल्स चेंज हो रहे हैं, मीन्स लाइक सर्टेन उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो गया है। एक लॉन्ग टाइम में जो डेवलपमेंट और चेंजेस हो रहा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, एंड जो क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है कोऑर्डिनेटेड वे में वो है नर्वस सिस्टम। In this chapter, you will learn about the neural system of human mechanisms, neural coordinate like transmission of nerve impulse, impulse conduction across the synapses, जो joint होते हैं, and the physiology of reflex action. This is very, very important. Questions आते हैं इस क्वेश्चन से और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ओके बच्चा, तो एक एक चीज को आराम से पढ़ेंगे। न्यूरल सिस्टम की अगर बात करें तो न्यूरल सिस्टम जो पहला पॉइंट है, फिर से एनसीईआरटी आपका, ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, एक बार एनिमल किंगडम की नोट्स उठाओ, एनिमल किंगडम से न्यूरल सिस्टम को रिवाइज कर, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट, अब ये तीनों आ सकते हैं क्वेश्चन में, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे जैसे सपोज आपने कुछ अभी आपको टच नहीं किया है लेकिन कहीं से आवाज आ रही है, क्लियर, कहीं से कोई आवाज आई कि बड़ा बम धमाका हो रहा है या फायरिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली आप उस साइड नहीं जाओगे, या आपकी क्यूरियोसिटी होगी तो आप जाके भी देखोगे कि क्या हो रहा है। लाइक आपको कोई बुला रहा है, कोई गुस्से में है, तो आपको पता है वो आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, क्लियर। आंखें आपकी दूर से देख रही है, अरे वहां पे कुछ हो रहा है,
हर चीज टच वाला नहीं है ना, तो एक डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई. The neural organization is very simple in lower और invertebrate. पता है हम लोग को नर्व फाइबर से स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, एग्जाम्पल दिया हुआ देख लो बेटा यहाँ पे हाइड्रा का ध्यान रखना. इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको आप बोलते हो नर्व फाइबर्स नेटवर्क. द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्टा. आपका देखा था आपने गैंग्लियंस बनने स्टार्ट हो गए थे, नर्वस सप्लाई, नर्व कॉर्ड थी, नर्वस सप्लाई मेंटेन हो रही थी, where a brain is present along with a number of ganglia and neural tissue. क्लियर. फिर आप देख रहे थे कि ये सब चीज किसको डिनोट कर रही थी, बायलैटरल सिमेट्री को, जिसमें कि सेंटर में गैंग्लियन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था. वो सारे ऑर्गेनिज कहाँ पे आ गए थे, बायलैटरल सिमेट्री में. द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. अब इतनी सी कहानी दी है, जिस कहानी के पीछे आपको एनिमल किंगडम को खंगालना पड़ेगा. ठीक है बच्चे, सब जरा रिवाइज कर लेना. आधे एक घंटे सिर्फ एक बार एनिमल किंगडम ओपन करो और सिर्फ हर फाइलम का नर्वस सिस्टम देख डालो. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा एक रेंज दिख रहा है. क्लियर. डिफरेंट किस तरीके से कैसे अटैच थे. जैसे देखो अगर सी एनिमोन से बात करें, निडेरियन में आते हैं सी एनिमोन. सेलेंट्रेटा हैव रेडियल सिमेट्री. इसका मतलब इसका कोई सेंटर में गैंग्लियन नहीं प्रेजेंट होगा, पूरा नर्वस सिस्टम इसका एक नर्व नेट की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. वही लिखा हुआ है, हैव रेडियल सिमेट्री एंड डिफ्यूज नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन नर्व नेट. फिर आपको सी स्टार दिख रहा है, काइनोडर्मेटा. नर्वस सिस्टम आर सिंपल परहैप्स बिकॉज ऑफ देयर रेडियल सिमेट्री. यहाँ पे आपको पता है कि रेडियल सिमेट्री ये शो करते हैं एडल्ट. फ्लैटवर्म बायलैटरल सिमेट्री को शो करने लगा, तो इसका मतलब यहाँ कहीं सेंटर में अब गैंग्लियन डेवलप होने लगे होंगे. Have bilateral symmetry and show both centralization with a ladder-like central nervous system. याद करो ये सब चीजें पढ़ाई हुई है. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन है और लैडर लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये सीडी जैसा पूरा आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा इसका क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में. और इस तरीके से जो सीडी के ट्रांसवर्स होते हैं, उस तरीके से पूरा ये आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में है. और आगे जो बड़ी लार्ज गैंग्लियन है वो ब्रेन की तरफ होता है. एंड सिफिलाइजेशन वही सेंटर में बन रहा है विद द ब्रेन एट द एंटीरियर एंड. और आप जानते हो ये ट्रू ब्रेन नहीं है, अभी गैंग्लियंस होते हैं. फिर स्क्विड किस में आएगा, मोलस्का में आएगा. मोलस्कन नर्वस सिस्टम वेरी अमंग ग्रुप्स बट स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस लाइक वर्टिब्रेट्स हैव वेल सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम डोमिनेटेड बाय अ लार्ज ब्रेन. और ये तो भैया महान महान कुछ इसमें स्क्विड और ऑक्टोपस ऐसे भी स्पीसीज हैं उनकी जो कि काफी इंटेलिजेंट एनिमल्स में आते हैं. अर्थवर्म का मेटामेरिस था, डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर. Annelid nervous system consists of a small brain and a ventral nerve cord. ये था dorsal nerve cord अपन में होती है, यहाँ पे ventral nerve cord है. With each segmental ganglion, largely हर segment में ganglion है, largely responsible for sensory and motor function. आपको याद हो longitudinal circular contraction जो चल रहा है, जो movement है अर्थवर्म का पेरिस्टालसिस जैसा, उन सब में ये चीज important role play करेगी. ह्यूमन में बात करें तो अपना फोरब्रेन बहुत डेवलप है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस को बना रहा है. बाकी सारी जितनी नर्व्स हैं जैसे क्रैनियल नर्व्स, वैगस नर्व्स पढ़ा है तुम लोगों ने, तो वो सभी कहाँ पे आ जा रहे हैं, वो जब सप्लाई को मेंटेन करेंगी चारों तरफ तो वो पीएनएस का पार्ट बन जाएंगे. ओके, अब ब्रेन को देखें तो ब्रेन डेवलप होने के बाद मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन है, फिर भी आप कंपैरेटिवली एकदम इमेज बेसिस पे देखोगे और ये आपके ब्रेन में सेट हो जाए तो यू कैन रिलेट कि जो हमें इंटेलिजेंट बनाता गया, जो हमारे कोऑर्डिनेशन को, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को स्ट्रांग बना दिया, दैट पोर्शन इज नथिंग दैट इज मेनली दैट इज फोर ब्रेन. सेरेबेलम भी है बट अभी मेनली हम बात कर रहे हैं फोर ब्रेन का. जो ये कन्वोलेटेड जो सर्किट अपना बढ़ा हुआ है उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी हाई होगी. हम रिलेट कर सकते हैं इसको फिश के कंपैरिजन में एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स. तो आपको पूरा एक रेंज दिख रहा है.
अब इसमें भी बड़ी बात है, अभी इवोल्यूशन में हम पढ़ाएंगे आपको ब्रेन से ब्रेन में भी, ह्यूमन के ब्रेन के डेवलपमेंट में भी जो टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्पीसीज आई हैं, लास्ट में जो हम लोग हैं दैट इज होमो, क्लियर, होमो सेपियंस सेपियंस, ये है अपन लास्ट वाले। तो यू कैन रिलेट कि यहाँ पे जो रेंज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन है उसमें भी ब्रेन की कैपेसिटी में काफी चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कंपैरेटिव दिख रहा है, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, लेकिन दो सब में इतना चेंजेस हुआ है, इनकी पावर क्रैनियल कैपेसिटी में काफी चेंजेस हैं, और इनके किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इस इमेज से आपको नोट डाउन करना है, आगे भी हम पढ़ाएंगे, लिम्बिक ब्रेन एंड रेप्टाइलियन ब्रेन। जो हमारा कुछ जैसे नहीं, विषकन्या वाला सीरियल देखा है तुम लोगों ने, चंद्रकांत करके का आता था, या जस्ट सपोज विषकन्या नहीं है लेकिन किसी की फितरत ऐसी है कि वो मौका मिले तो सामने वाले को खत्म कर ले, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर रेप्टाइलियन ब्रेन अभी भी प्रेजेंट है, जो हमारे इंस्टिंक्ट को जनरेट करता है, ठीक है। इसको हम लोग रिलेट करते, डायरेक्ट ये पूछा जाता है बेटा, रेप्टाइलियन ब्रेन हमारे अंदर है, दैट्स वाई हम नागिन जैसे और खतरनाक रेप्टाइल्स जैसी प्रवृत्ति हमारे भी नेचर में देखने को मिलती है, क्लियर। इवोल्यूशन में अभी हमारे ब्रेन में एक रीजन है दैट इज नोन एज रेप्टाइलियन ब्रेन रीजन, एक रीजन है जो कि हमारे इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड है, उसको लिम्बिक ब्रेन कहते हैं। ये दोनों ही डिटेल में, लिम्बिक ब्रेन डिटेल में पढ़ना है आगे, ठीक है। फिर बाकी तो हमारा फोर ब्रेन जो नियोकॉर्टेक्स डेवलप कर रहा है, रैशनल और थिंकिंग ब्रेन है, उसने भी हमें डिफरेंस बना रखा है। तो लिम्बिक टर्म इमोशनल एंड फीलिंग से रिलेटेड, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। एंड रेप्टाइलियन ब्रेन डायरेक्ट कंपैरेटिव है, इवोल्यूशन से हम रेप्टाइल से रिलेटेड भी हैं, हम रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं, इसको भी ये रेप्टाइलियन ब्रेन एरिया जो है ये रिलेट करता है, ओके। नाउ कहानी आती है जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसकी जो कहानी है दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर। The human neural system is divided into two main parts. First is CNS. Again, जैसे देखो बेटा एक्सिलरी स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था ना, तो बीच में जो एक्सिस पे है वो न्यूरल सिस्टम आपका क्या हो गया? CNS, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद जो भी पेरीफेरी पे, अब यहाँ पे पेरीफेरी वाले एरिया थोड़ा एब्डोमेन वगैरह सब कुछ चला जाता है, क्योंकि बीच में तो बोन है नहीं ना बेटा। एब्डोमेन में बोन है क्या आपकी? नहीं है ना। डायफ्राम मस्कुलर है, नीचे आपको पूरा हॉलो पोर्शन दिख रहा है, पीछे के साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, बोन आपने खत्म किया, तो वो वर्टिब्रल कॉलम तो सेंटर में ही नीचे की तरफ आ रही है, बट यहाँ से जो क्रैनियल नर्व्स निकलेंगी या स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी वो आपके किस पोर्शन का पार्ट हो जाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का या पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सीएनएस में क्या आ गया? ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। कोई भी जो पीएनएस वर्क कर रहा है वो विदाउट सीएनएस नहीं कर पाएगा, यहाँ तक चलना ही पड़ेगा। The PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS. देखो लेके आएगा सिग्नल को प्रोसेस कराने के लिए, पीएनएस सीएनएस तक लेके आएगा एंड देन प्रोसेस होगी, प्रोसेस, ओके। इज इट क्लियर? पीएनएस सीएनएस अगर आपको समझना है इन शॉर्ट, एक टेबल देख लेते हैं अपन, एक इमेज देख लेते हैं। ये वाली इमेज देखते हैं। अब इसमें आपको सेंटर में जो दिख रहा है दैट इज सीएनएस, और पेरीफेरी पे जो दिख रहा है वो पीएनएस है। फॉर द पॉइंट जो मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ, सीएनएस से निकली हुई नर्व अगर बाहर तक गई है, सेंटर से बाहर जा रही है, तो भी वो पार्ट ऑफ पेरीफेरी होगी। तो जब मैं आपको क्रेनियल नर्व पढ़ाऊंगी तो क्रेनियल नर्व्स बिकम द पार्ट ऑफ पीएनएस। ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है और हम रिपीट भी करते रहेंगे, वहां पे भी बताएंगे आपको। अभी आप बस ब्रॉडली ये जानो कि जो बीच में है सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एकदम बॉस है
दैट इज द CNS, जिसमें ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, ठीक है। फिर पेरीफेरी में नर्व्स आ जाएंगे, अलग गैंग्लियंस आ जाएंगे, जो भी यहाँ से नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं, चाहे वो ब्रेन से हो या स्पाइनल से ओरिजिनेट हो, जिनकी सप्लाई पूरे बॉडी में गई हुई है, वो सब कहाँ जाएंगे, आपके PNS में जाएंगे। तो CNS इज द बॉडीज मास्टर कंट्रोल यूनिट, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, ब्रेन स्टेम है, ब्रेन है। PNS में अब यहाँ पे बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, फिर कल इनके टाइप्स देखते हैं और पूरी एक समरी अच्छे से आज की पूरी चीजें रिवाइज करो, फैक्ट को भी ध्यान से अप्लाई करो, अपने भी लाइफ में जो हो रहा है उससे भी रिलेट करो, एंड उसके बाद कल हम लोग नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने का मतलब ड्रॉ कर लेना, प्रिंट आउट नहीं लेना। चलो बाय बेटा, और टेस्ट की प्रिपरेशन करो। बाय बेटा, बाय।